गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्य की विषय का टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पादपों में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्लांट्स और एनिमल्स का जब हम डिफरेंस करते हैं तो वह डिफरेंस सबसे पहले जिस पॉइंट के बेसिस पर किया जाता है वह पॉइंट है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्लांट्स का यही सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रोफिक या स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन स्वयं करते हैं। तो अपने लिए पोषण पदार्थ न्यूट्रिशन का निर्माण जो है स्वयं करते हैं। तो यह पादपों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी वजह से पादप जो है इस प्रकृति के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज इस क्लास में हम फोटोसिंथेसिस का परिचय लेंगे, हम कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इसके इतिहास का अध्ययन करेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अर्थात फोटोसिंथेसिस की खोज करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने समय समय पर क्या क्या कार्य किया था। तो इन सभी का अध्ययन हम आज की क्लास में हम करेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स कि फोटोसिंथेसिस में जो इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं वो ग्रीन प्लांट रखते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वही इस फोटोसिंथेसिस को करने में सक्षम होते हैं। हरे पौधे का मतलब हमारा क्या है कि हरे पौधे जो है इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है और दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो हरे पादपों में जो हरा रंग होता है यह इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति की वजह से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हरे पादप जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होता है। दूसरी चीज चाहिए हमें सनलाइट। यह सनलाइट जो है पादपों को उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में संपन्न होती है। यहाँ पर नाम भी लिखा है फोटो और सिंथेसिस। फोटो शब्द बना ही यहाँ पर है लाइट से। फोटो शब्द का ओरिजिन है फोटोन, फोटोन यानी लाइट। तो फोटोसिंथेसिस का तात्पर्य है लाइट की उपस्थिति में सिंथेसिस, तो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण। तो यहाँ पर प्रकाश या सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह सनलाइट जो है यह पादपों को, ये प्लांट्स जो है इन्हें सनलाइट अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो कच्चे पदार्थ के तौर पर हमें चाहिए, रॉ मटेरियल हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वाटर यानी पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये इसमें कच्चे पदार्थों के रूप में चाहिए। तो ये सभी कंडीशंस मिलने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के उपरांत दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। पहले है कार्बनिक उत्पाद या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम शुगर कहते हैं, और शुगर का संश्लेषण सदैव ग्लूकोज के रूप में होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है और ये कार्बनिक पदार्थ जो है ये ग्लूकोज के रूप में संश्लेषित होते हैं। तो ग्लूकोज एक प्रकार के शर्करा या शुगर होती है। और जो नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ऑक्सीजन, कि इसके दौरान ऑक्सीजन बनती है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है यह फोटोसिंथेसिस ही होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु होती है। प्राणवायु इसलिए क्योंकि जितने भी सजीव होते हैं वे सभी श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो यह ऑक्सीजन हमें सदैव पादपों से प्राप्त होती है और ये पादप जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी एनिमल्स अपने भोजन यानी ग्लूकोज के लिए और ऑक्सीजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। तो सभी प्रकार के पौधों के लिए और सभी प्रकार के एनिमल्स के लिए यह फोटोसिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। और इसे आप जब हम परिभाषा के रूप में बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों और ऑक्सीजन का संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उन सभी को जोड़ते हुए हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात की है। वापस हम बात कर लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ये हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करते हैं और इनसे
कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का संश्लेषण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो ये डायग्राम अपने आप में एक स्पष्ट डायग्राम है, क्लियर डायग्राम है, जो कि फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त है। अब चलते हम हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा से ज्ञात नहीं है, इसे समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है और ये किसी एक वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य का परिणाम नहीं है। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से रिसर्च की और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर कंट्रीब्यूट करने का काम किया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरस्तु से। अरस्तु एक महान दार्शनिक तो थे। ये ईसा से करीब 320 साल पूर्व इन्होंने काम किया था और अपनी थीसिस दी थी, सॉरी हाइपोथेसिस दी थी, और हाइपोथेसिस के दौरान उन्होंने बताया था, ह्यूमस थ्योरी दी थी। और इस ह्यूमस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि सभी पादप अपना भोजन मृदा में उपस्थित ह्यूमस से प्राप्त करते हैं। ह्यूमस जो होती है ये फर्टाइल सॉइल होती है। ह्यूमस एक मृदा का प्रकार है कि मृदा के अंदर जब अत्यधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ऐसी मृदा जो है ये ह्यूमस कहलाती है। तो अरस्तु के अनुसार पादप जो है अपने पोषण का अवशोषण जो है, पोषण को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, यह ह्यूमस से करते हैं और इसे ही उन्होंने ह्यूमस थ्योरी कहा था। तो लंबे समय तक यह निर्विवाद थ्योरी थी और किसी भी वैज्ञानिक ने इससे अपोज नहीं किया था। सभी यही मानते थे कि पादप जो है भूमि से, अब भूमि और भूमि के अंदर उपस्थित जो ह्यूमस है या उपजाऊ मृदा है, उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे पहले वॉन हेलमोंट जो थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि पादप जो है ये अपना वेट जो प्राप्त करते हैं, अपना जो वजन प्राप्त करते हैं, उसके अंदर पानी का पर्याप्त रोल होता है। और इस थ्योरी के आधार पर सबसे पहले पता लगा, सबसे पहले वैज्ञानिकों के सामने ये तथ्य प्रस्तुत हुआ कि पादप जो है इसके अंदर पानी जो है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले यही था कि पानी जो है इसकी रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वो वॉन हेलमोंट ने सबसे पहले बताया कि जल एक आवश्यक पदार्थ है जिसकी वजह से पादपों का वेट भी बढ़ता है। और पादपों का वेट बढ़ने का मतलब है कि पादपों को जो पोषण प्राप्त होता है, वह पोषण जो है इसके अंदर पानी जो है इसकी भूमिका भी होती है और इसी पानी की भूमिका की वजह से पादपों को पोषण बनता है और इसी वजह से पादपों का वजन बढ़ता है। तो ये वॉन हेलमोंट द्वारा दी गई एक थ्योरी थी, जो प्रकाश संश्लेषण के दिशा में एक छोटा सा प्रयास हो सकता है। हालांकि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। इसके पश्चात आए थे स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप सभी को याद रखना है कि पादप कार्यकी का जनक किसे कहा जाता है। तो पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है, वो हम स्टीफन हेल्स को कहते हैं। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले यह प्रस्तुत किया था कि पादप अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं, उस पोषण का कुछ भाग ये वायु से भी प्राप्त करते हैं। यानी ह्यूमस थ्योरी के अगेंस्ट में उन्होंने सबसे पहले बात की थी। ह्यूमस थ्योरी जो थी, जो कि केवल यह कहती है कि पादप अपना संपूर्ण पोषण भूमि में उपस्थित ह्यूमस से प्राप्त करते हैं, लेकिन स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले बताया था कि पादप जो है अपने पोषण का कुछ भाग वायु से भी प्राप्त करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह ह्यूमस थ्योरी को नकार नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एडिशन करने के प्रयास किया कि भूमि से तो हो सकता है प्राप्त करते हैं वो, लेकिन इसका कुछ भाग ये वायु से भी प्राप्त करते हैं और ये उसी समय प्राप्त करते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। यानी ये कार्य जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रस्तावना देखने को मिली थी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें दो चीज मिल गई यहाँ पर, कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पादप जो है वायु से पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि फोटोसिंथेसिस की है। पहली चीज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सनलाइट के प्रेजेंस। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एयर, कि एयर की उपस्थिति में कि वायु जो है इससे ग्रहण करते हैं। तो ये स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी की का जनक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके पश्चात वैज्ञानिक आए थे जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने वायु
या एयर जो है इसके साथ बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग प्रकार के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट को दो अलग अलग जो है समय पर उन्होंने बुक्स में पब्लिश किया था। और ये सभी एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुए थे एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो वायु है उसके ऊपर प्रयोग और प्रेक्षण, प्रयोग और ऑब्जर्वेशन जो है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की वायु पर अपने प्रयोग किए और उनसे उन्होंने ऑब्जर्वेशन कुछ प्रेक्षण किए और प्रेक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। तो ये उन्होंने अपने बुक के अंदर से बाइंड किया था। और उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया, ये प्रयोग मैं यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा हूँ। उन्होंने ये बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये बेल जार है, ग्लास से बना हुआ बेल जार। इसके अंदर उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा और एक जीवित चूहे को रखा। तो ये लिविंग माउस है और एक जलती हुई मोमबत्ती या कैंडल है। यहाँ पर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर उपस्थित जो चूहा है, जो माउस है, इसकी डेथ हो जाती है और कुछ समय बाद मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तो यहाँ कुछ समय बाद ये देखा गया कि बेल जार के द्वारा ढके रखने पर यहाँ इसके अंदर उपस्थित जो माउस है, लिविंग माउस है, उसकी डेथ हो गई है और मोमबत्ती जो थी, ये कैंडल जो थी, यह बुझ गई है। अब उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट सेट किया, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उन्होंने कि यहाँ पर लिविंग माउस रखा और कैंडल को रखा, लेकिन इन दोनों के साथ साथ इस बेल जार के अंदर एक जीवित पौधे को भी रखा, जीवित और स्वस्थ पौधे को भी इन्होंने रखा। तो यहाँ पर पौधा नहीं था और यहाँ पर एक हेल्दी प्लांट जो है यहाँ पर रख दिया। और इसको रखने के बाद उन्होंने देखा कि ये तीनों जो है लंबे समय तक सरवाइव करते हैं, न चूहे की डेथ नहीं होती है, मोमबत्ती जलती हुई रहती है और प्लांट भी है, यह प्लांट भी स्वस्थ अवस्था में रहता है। तब इन दोनों प्लांट चीजों में जब डिफरेंस किया तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पर प्लांट अब्सेंट था और यहाँ पर प्लांट जो है ये प्रेजेंट है। तो अब प्लांट अब्सेंट था तो क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि जलती हुई मोमबत्ती की वजह से या इस चूहे के द्वारा किए गए श्वसन क्रिया की वजह से इस बेलजार के अंदर वायु जो है ये दूषित हो जाती है और इसी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी जो लिविंग माउस है उसकी रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया की वजह से या मोमबत्ती के जलने की वजह से इस बेलजार के अंदर जो वायु दूषित हो जाती है और इसी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उन्होंने इसके साथ एक हेल्दी प्लांट को रख दिया, इस हेल्दी प्लांट ने क्या किया कि इन दोनों से जो वायु दूषित होती है, इस दूषित वायु को ये क्या करते हैं, शुद्ध करने का काम करते हैं और इसकी वजह से इनकी मृत्यु नहीं होती है। अर्थात इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि प्लांट्स जो है यह दूषित हवा को या इम्प्योर एयर जो है इसे प्योर एयर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं या अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जबकि इसके अंदर उपस्थित जो एनिमल था ये केवल और केवल वायु को दूषित करते हैं और जिसकी वजह से इनके स्वयं की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन प्लांट जो है वायु का प्यूरिफिकेशन करने का काम करते हैं। तो यह फोटोसिंथेसिस की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। जैसा कि हम जानते हैं, इन्हें हालांकि पृष्ठलेख को पता नहीं था, लेकिन आज हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये अपनी श्वसन क्रिया के अंदर इम्प्योर एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और चूंकि इन दोनों के इसकी श्वसन क्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, इसी की वजह से जो है मोमबत्ती बुझ जाती है और स्वयं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, प्लांट हम अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनके द्वारा जो CO2 उत्सर्जित होती है, जो माउस के द्वारा CO2 उत्सर्जित होती है, इसको अब्जॉर्ब करते हैं और इसके बदले में शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन को जो है रिलीज करते हैं या ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वजह से ये सभी जो है ये सर्वाइव करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसकी प्रस्तावना जो है जोसेफ प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रस्तुत की थी, जो कि प्रकाश संश्लेषण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम या प्रयास माना जाता है। अगले वैज्ञानिक है जेन इंजनहाउस। उन्होंने बताया कि हरे पादप जो कि वायु का शुद्धिकरण कर रहे हैं, वायु को प्योर एयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यह प्रक्रिया केवल सनलाइट की प्रेजेंस में संपन्न होती है। हालांकि प्रिस्टले ने कह दिया था कि हरे पौधे जो है वायु को प्योर करते हैं, लेकिन इंजनहाउस ने यहाँ पर एक चीज और जोड़ दी कि यह जो वायु को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, ये जो प्योर एयर जनरेट करने की प्रक्रिया है, ये केवल सनलाइट में प्रेजेंस में संपन्न होती है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने इसके साथ
फोटोसिंथेसिस की इस अवधारणा को भी जोड़ दिया कि यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए और यहाँ पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी होती है। यहाँ पर दोनों छुपे हुए हैं। साथ साथ यहाँ पर एक संबंध और हो गया कि लाइट को कौन ऑब्जॉर्व करेगा प्लांट में, तो प्लांट में लाइट को ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं क्लोरोफिल। तो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट और क्लोरोफिल के बीच का जो कोरिलेशन है, ये भी समझाने का प्रयास जो है इस जेन इंजनहाउस ने किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो था इनके द्वारा किया गया। इसके पश्चात जो वैज्ञानिक आए जिन्हें कहते हैं जीन सेनेवियर, 1782 के अंदर जीन सेनेवियर ने बताया कि प्लांट जो है CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। अब यहाँ पर जेन सेनेवियर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ये हमारे सामने रखा था कि पादपों के द्वारा जो वायु का शुद्धिकरण या एयर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है वह सदैव CO2 की प्रेजेंस में ही संपन्न होता है। अगर CO2 उपस्थित होगी तो वायु का शुद्धिकरण, वायु एयर का प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो है इस फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 की इंपॉर्टेंस को बताया कि प्लांट जो है इसे अब्जॉर्ब करते हैं। और उन्होंने बताया उस समय क्या है कि CO2 रिच एयर को कहते हैं फ्लोजिस्टिकेटेड एयर कहते थे। जो जोसेफ प्रिस्टले जो थे उन्होंने फ्लोजिस्टिकेटेड एयर और डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर का कंसेप्ट दिया था। तो प्रिस्टले की इस कंसेप्ट को उन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया कि प्लांट जो है फ्लोजिस्टिकेटेड एयर को डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और यह काम जो है सनलाइट के प्रेजेंस में संपन्न होता है। तो यहाँ पर फ्लोजिस्टिकेटेड एयर का तात्पर्य है कि ऐसी एयर जिसमें CO2 अधिक मात्रा में मौजूद होती है। क्योंकि CO2 अधिक है तो इसलिए ऐसी एयर जो है ये अशुद्ध हवा होती है, इम्प्योर एयर होती है। और प्लांट ऐसी एयर को कन्वर्ट कर देते हैं डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर में। अब डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर का मतलब क्या होता है, जिसमें CO2 की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन अधिक है उसी हवा में इसे बदल देते हैं और यह सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रकार जीन सेनेवियर ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ये सारा कार्य प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट की प्रेजेंस में संपन्न होता है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने CO2 और O2 का उपयोग न करके डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर यानी इम्प्योर एयर और डिफ्लोजिस्टिकेटेड यानी प्योर एयर और फ्लोजिस्टिकेटेड एयर यानी इम्प्योर एयर शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण काम किया था N.T. डी सोसर ने, निकोलस थियोडर डी सोसर। इन्होंने क्या किया, यह बताया कि पादप जितनी CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही मात्रा में O2 को रिलीज करते हैं। यानी सेनेवियर ने तो बताया था कि CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सोसर ने इसके आगे और जोड़ दिया कि CO2 को जितनी अब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली प्रस्तुत कर दिया कि CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं और इन दोनों की मात्रा बराबर होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था जो कि फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। साथ साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस दौरान जब भोजन का संश्लेषण होता है उस समय इन्हें CO2 के साथ साथ पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड विद CO2। पानी जो है, वाटर जो है, इसकी CO2 के साथ आवश्यकता और होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फूड संश्लेषित होता है उसका अमाउंट जो है CO2 की तुलना में अधिक होता है। पहले वैज्ञानिक क्या कहते थे कि जो CO2 अब्जॉर्ब करते हैं उस CO2 से ही फूड बनता है, लेकिन जब इसे कैलकुलेट किया गया तब देखा कि CO2 की मात्रा तो कम है और जो फूड सिंथेसाइज हुआ है, जो संश्लेषित भोजन है, इसकी मात्रा अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा है। तब उन्होंने कहा कि यह फूड जो ज्यादा है ये इसलिए है क्योंकि इसमें पानी का भी रोल होता है, H2O का भी रोल होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर प्रस्तुत की थी। इसमें फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जोड़ने का काम किया था वह रॉबर्ट मेयर ने किया था। उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी, प्रकाश की जो ऊर्जा है वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी प्रकाश के अंदर ऊर्जा वह केमिकल एनर्जी का मतलब होता है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट में जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा से हम दैनिक कार्यों का संपादन करते हैं। ये मेयर ने बताया था कि लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। अब वैज्ञानिकों ने समय समय पर जो काम किया है इस सारे काम को हम इस एक इक्वेशन के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे हम लाइट एनर्जी भी कहते हैं। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये कंबाइन होते हैं और फाइनली जो है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि अब्जॉर्ब की हुई CO2 की मात्रा और रिलीज की गई O2 की मात्रा भी बराबर होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है ये बनते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की फाइनल जो है इक्वेशन है, जहां पर कार्बनिक पदार्थों यानी ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। इसके पश्चात जो है वापस ब्लैकमैन जो थे, इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी। ब्लैकमैन जो थे, इन्होंने बताया था 1905 में कि फोटोसिंथेसिस केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, जैसा कि हम पहले बात करते थे कि यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इन्होंने बताया यह केवल मात्र फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, इसके साथ साथ यह बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें 2 रिएक्शन शामिल होती है। फोटोसिंथेसिस जो है 2 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, यह फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। यानी जो लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया है, यह तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जबकि एक अभिक्रिया और होती है जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, वह बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया 2 रिएक्शन में संपन्न होती है, लाइट या प्रकाशिक रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन से तात्पर्य यह है कि यह रिएक्शन जो है इसके लिए लाइट की प्रेजेंस आवश्यक है, लाइट जो है इसके लिए नेसेसरी है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है यह लाइट की अब्सेंस में भी पूर्ण हो सकती है। इसके ऊपर लाइट का कोई असर नहीं पड़ता, लाइट प्रेजेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह लाइट की अब्सेंस में भी हो सकती है। और यह डार्क रिएक्शन जो है यह बायोकेमिकल रिएक्शन है, यह जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में एक नई चीज जोड़ी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन में संपन्न होती है। और इन दोनों रिएक्शन में से जो डार्क रिएक्शन है, उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की जो दर है वह निर्भर करती है, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट है, यानी भोजन का संश्लेषण होने की जो दर है वह डार्क रिएक्शन पर अधिक निर्भर करती है लाइट रिएक्शन के बजाय। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे जिन्हें रॉबर्ट हिल कहते हैं, 1937 में। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जो कि वैज्ञानिकों को अभी तक ज्ञात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की जो मुक्ति होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वह पानी से रिलीज होती है, और लाइट रिएक्शन के दौरान यह जो वाटर है इसका फोटोलाइसिस होता है, इसका प्रकाशिक अपघटन होता है। रॉबर्ट हिल जो थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रकाशिक अभिक्रिया, इसके दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनका फोटोलाइसिस या प्रकाशिक अपघटन होता है, और इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन मुक्त होती है। हालांकि पहले वैज्ञानिक क्या कहते थे, पहले वैज्ञानिक ये कहते थे कि CO2 जो है उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट हिल ने कह दिया कि ऑक्सीजन CO2 से रिलीज नहीं होती, बल्कि यह वाटर से रिलीज होती है। और इसीलिए लाइट रिएक्शन को अब हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट हिल के सम्मान में इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। और इस लाइट रिएक्शन के जो उत्पाद होते हैं वह ATP और NADPH होते हैं। ATP जो है एनर्जी करेंसी होती है, और NADPH जो है रिड्यूसिंग पावर होता है, अपचायक ऊर्जा होती है। ये दोनों ही ऊर्जा के रूप है। यह ATP यह कोशिका में ऊर्जा की मुख्य इकाई है, और NADPH है यह अपचायक ऊर्जा है, यह पदार्थों का अपचयन करने में सक्षम होती है, इसे अपचायक ऊर्जा बोलते हैं, इसका रिडक्शन करने का इसका काम होता है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है, न कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो लाइट रिएक्शन के दौरान कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते, बल्कि ATP और NADPH आदि एनर्जी का संश्लेषण होता है। इसके पश्चात आए थे मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रेडियो एक्टिव फॉर्म में यूज किया था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, जिसमें C12 के स्थान पर C14 का मॉलिक्यूल होता है, एक रेडियो एक्टिव कार्बन पाया जाता है। और इसके दौरान उन्होंने देखा कि इस CO2 के अंदर जो उपस्थित कार्बन है इसका पाथ क्या होता है, ये किस रास्ते से गुजरती है। इस रास्ते का मतलब होता है इस CO2 से
फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से पदार्थों का संश्लेषण होता है, क्योंकि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, तो यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कब कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ था। लेकिन इन्होंने ये रेडियो ट्रेसर तकनीक से रेडियो एक्टिव कार्बन का उपयोग करते हुए इस कार्बन के पाथ का अध्ययन किया था और यह बताया था कि डार्क रिएक्शन के दौरान ये CO2 जो है, इसमें कार्बन जो है, इससे किस किस पदार्थ का निर्माण होता है। और इस कार्य के लिए मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज मिला था 1961 में, और इनके साथ साथ ए बेंसन और जे बासाम, इन दोनों को भी इस काम के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेल्विन केल्विन का किया गया कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने बताया कि डार्क रिएक्शन के दौरान जो है CO2 का उपभोग किया जाता है। CO2 का उपभोग जो है ये डार्क रिएक्शन के दौरान होता है, और इसे ही हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ वैज्ञानिक जो थे, जिन्होंने समय समय पर प्रकाश संश्लेषण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे, और इन सभी वैज्ञानिकों के किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिलता है, फाइनल जो डायग्राम हमें देखने को मिलता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन, जिसे मेल्विन केल्विन के सम्मान में अब केल्विन साइकिल भी हम बोल देते हैं। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शन पाई जाती है, और दोनों ही रिएक्शन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। ये जो आप सेल ऑर्गेनल देख रहे हो, ये सेल ऑर्गेनल जो है ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। अब जो लाइट रिएक्शन होती है वह संपन्न होती है थाइलेकोइड्स में। क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड्स जो है, इसमें थाइलेकोइड है एक नंबर, तो थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। और जो स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। तो दोनों ही रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस की संपूर्ण अभिक्रिया यह क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, और इस रिएक्शन के दो पार्ट, जो लाइट रिएक्शन होती है वह थाइलेकोइड में संपन्न होती है, जबकि डार्क रिएक्शन होती है वह स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब लाइट रिएक्शन के दौरान जो है H2O को ग्रहण किया जाता है, और डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ पर H2O और CO2 दोनों एक साथ जो है कहीं पर भी का भाग नहीं लेते हैं। H2O जो है लाइट रिएक्शन में काम आता है, और CO2 डार्क रिएक्शन में काम आता है। और लाइट रिएक्शन के दौरान एक जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जल जो है इसका प्रकाशिक अपघटन होता है, सूर्य की एनर्जी से इसका प्रकाशिक अपघटन होता है, और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। और जो ऑक्सीजन रिलीज और जो हाइड्रोजन होते हैं, इन हाइड्रोजन को NADPH के द्वारा, NADP के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH का संश्लेषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन बनती है और ATP और NADPH बनते हैं। इस ATP और NADPH इस एनर्जी का प्रयोग डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल के दौरान करते हैं, और इस केल्विन साइकिल के दौरान CO2 को ग्रहण करते हैं, और इस एनर्जी का, जो कि लाइट रिएक्शन बनी, इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है, और फाइनली कार्बोहाइड्रेट या शुगर का संश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार ये फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन अलग अलग जगह पर संपन्न होती है, और अलग अलग जो है उत्पाद के साथ संपन्न होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का बेसिक डायग्राम है, और हम पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।